वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने टैक्सोनॉमी के बारे में बात किया था। लिटिल भी थोड़ा सा हम समझेंगे बैक टू कि आखिर हम लोगों ने टैक्सोनॉमी में क्या समझा। उसके बाद आज का जो लेक्चर होल होने वाला है वो होने वाला है नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? सबसे पहले ये करता है कैरेक्टराइजेशन, है ना। दूसरा होगा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन, और लास्ट वन इज नोमेनक्लेचर। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका जो लेक्चर होल होने वाला है आज वो होने वाला है नोमेनक्लेचर को होने वाला है। तो टैक्सोनॉमी क्या कर रहा है? कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। कैरेक्टर को क्या क्या चीज़ें, किस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या लक्षण है, क्या क्या देखे जा सकते हैं, फिर उसे आइडेंटिफाई करता है किस ऑर्गेनिज्म में क्या कैरेक्टर दिख रहा है। ऑल ओवर कैरेक्टर्स और स्पेसिफिक कैरेक्टर जिस ऑर्गेनिज्म में दिख रहे हैं, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को एक क्लास में बांट देता है, मतलब एक क्लासिफाई कर देता है कि तुम्हारे पास ये कैरेक्टर दिख रहा है, तुम इस ग्रुप में रहो। तुम्हारे पास ये कैरेक्टर दिख रहा है, तुम ये इस ग्रुप में रहो। इससे मिलता जुलता तुम्हारा नाम, तुम्हारे में कैरेक्टर दिख रहा है तो तुम दोनों एक में से रहो। इसका मतलब है मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासिफिकेशन कर देता है, बांट देता है कि तुम्हारे कैरेक्टर इससे मिलते तुम एक साथ रहो, है ना। तो पहले कैरेक्टर को देखा जाता है, फिर आइडेंटिफाई करके उसे अलग कर दिया जाता है। अलग करने के बाद उसका नाम दिया जाता है ना। तो क्या नाम दिया जाता है, इसी को हम लोग को आज के लेक्चर में पढ़ना है। तो हेडिंग लगाइए, आज का जो लेक्चर वो है नोमेनक्लेचर। ठीक है, रेज कर दो। नोमेनक्लेचर जैसा कि हम जानते हैं कि नोमेनक्लेचर और कुछ नहीं बल्कि कोई नाम है ना। नोमेनक्लेचर मतलब नेम। तो कैसा नेम, अब इसी को समझते हैं। तो नेम जो बता रहा है वो दो तरीके के होते हैं। एक जो होता है जिसे कहते हैं वर्नाकुलर नेम, है ना। वर्नाकुलर नेम, ठीक है। वर्नाकुलर नेम क्या होता है? और एक होता है जिसे कहते हैं साइंटिफिक नेम। ठीक, तो वर्नाकुलर नेम उसे कहते हैं जो रीजनल लैंग्वेज की बेसिस पर रखी जाती है। जैसे अरे साउथ में कोई दूसरा लैंग्वेज चल रहा है ना, ईस्ट में कुछ दूसरा लैंग्वेज चल रहा है, नॉर्थ में कुछ दूसरा लैंग्वेज चल रहा है, इन सेंस कि दूसरे देश में कुछ अलग लैंग्वेज चल रहा है। तो एक चीज़ को, नाम को अलग अलग बेसिस पर जाना जा सकता है। जैसे मैंने कह दिया कोई आम, तो आम क्या है? एक हिंदी नाम है। मैंगो इंग्लिश नाम है ना। और भी डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से नाम जान जाती है। यहाँ तक कि आप एक ही घर में रहो तो आप क्या करोगे, देखोगे कि एक ही एरिया में, रीजनल एरियाज में उसी चीज़ को अलग अलग लोकल नाम पर जानी जाती है। तो जो लोकली बेसिस पर नाम जानी जाती है उसे हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर नेम। ठीक है, तो ये है एक तरीके का लोकल नेम, या इसे हम लोग कहते हैं रीजनल लैंग्वेज, रीजनल नेम। ठीक है, अब एक साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम एक तरीके का यूनिफॉर्म नाम होता है, यूनिफॉर्म नेम, है ना। इसको लिखते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक, तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है लोकल नेम है और ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले जो नाम आता है जो साइंटिस्ट का, जरूर ध्यान डालिएगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, है ना। बाइनोमियल का मतलब दो, है ना। तो ऐसे कोई स्पीसीज, कोई ऑर्गेनिज्म का नाम जो कि दो चीज़ से मिलकर बना हो, उसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय फर्स्ट, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को दिया। तो आखिर एक्चुअली में है क्या, समझेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो चीज़ को समझना होगा। जैसे मैं एक स्पेसिफिक नाम लिखा हूँ, जैसे मैंने कहा राना टिगरीना, है ना। मैंने कहा राना टिगरीना, है ना। तो राना टिगरीना क्या है, एक तरीके का ये है और ये है। तो ये क्या है, एक जीनस है और ये क्या है, स्पीसीज है। तो जीनस और स्पीसीज से मिलकर जो साइंटिफिक नेम बनता है, जो पूरे केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है, वो होता है साइंटिफिक नेम। और दो चीज़ से मिलकर बनता है, इसे बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अच्छा, ये राना टिगरीना किसका नाम है, ये नाम है फ्रॉग का, है ना, या मेंढक का नाम है। तो इस तरह लोग समझना कि एक्चुअली में जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो रूल था, वो कैसे समझना होगा कि कैसे लिखा जाता है ना, हाउ टू राइट अ साइंटिफिक नेम। तो इस रूल को समझना पड़ेगा। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। How to write a scientific name, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो उसके रूल को हम लोग को समझना होगा। तो रूल क्या क्या है ना, रूल को समझना होगा। पहला कि आप जब भी साइंटिफिक नाम को लिखें, ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि पहला जो होगा वो स्पीसीज होगा, अरे पहला होगा जो जीनस होगा और दूसरा जो होगा स्पीसीज होगा। पर लिखते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो साइंटिफिक नेम है उसमें जीनस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का पहला लेटर होना चाहिए कैपिटल, सॉरी स्मॉल लेटर। तो अब यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी कि फर्स्ट साइंटिफिक नेम of an organism is always made by genus and species, है ना। जीनस और स्पीसीज से बना होता है। ठीक है, तो लिखना होगा दूसरा कि फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल हमेशा है। एंड सेकेंड लेटर, ये भी कह सकते हैं फर्स्ट लेटर, and first letter of species is cap small। ठीक है, तो जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा। जैसे मैंने लिखा था अभी कि राना टिगरीना, है ना। राना टिगरीना में देखिए ये कैपिटल है कि स्मॉल है, स्मॉल है। ये क्या है, कैपिटल है।
तो ये क्या है, जीनस का पहला लेटर है ना, जीनस का, और ये स्पीसीज का पहला लेटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, दैट इज थर्ड रूल। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्पीसीज जीनस को आप साइंटिफिक नेम में लिख रहे हैं तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, है ना। एक्चुअली में ये सब नेमिंग जो है ना, ये लैटिन भाषा से आई गई है। लैटिन से इसलिए लाया गया है क्योंकि ये लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब है कि उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, जैसे आज के समय लोग चेंज कर देते हैं। डेड लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो लैटिन में लिखते वक्त हम इस बात का ध्यान देना पड़ता है कि साइंटिफिक नेम का स्पेशल नेम है, इसलिए आपको उसको इलेक्ट्रिकली लिखना पड़ेगा, यानी थोड़ा तिरछा लिखना पड़ेगा। तो आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हो, हाथों से कैसे लिख पाओगे? इन सेंस कि आप कोशिश करो, जैसे हम कहें कि राना टिग्रीना, तो कैसे लिखोगे आप? मैं तो सर है ना, जैसे आप कहें राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, है ना। तो ये भी एक तरीके से है, बट आपको अपने हैंड राइटिंग से आप उतने इलेक्ट्रिकल नहीं लिख सकते जो कंप्यूटर में लिखी जाती है, जो आपके फ़ॉन्ट जो इस्तेमाल करते हैं ना, अलग अलग फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना। ग्रीक के, आप लैटिन के इलेक्ट्रिकल बेसिस पर, कई सारे लैंग्वेज के इंग्लिश में नॉर्मल बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप इसको तिरछा तो अपने हाथों से नहीं लिख सकते, तो ऑलवेज अंडरलाइन इन सेपरेट मैनर, है ना। यहाँ लिखेंगे ऑलवेज अंडरलाइन the scientific name in separate manner। ठीक है, सेपरेट मैनर मतलब आपको कैसे लिखने पड़ेंगे, जैसे मैंने बोला राना टिग्रीना, है ना, तो आपको अंडरलाइन करने पड़ेंगे, तब ये करेक्शन माना जाएगा। इधर अगर आपने केवल अंडरलाइन नहीं किया है तो वो नहीं माना जाएगा, ये करेक्ट होगा। तो आपको रूल समझ में आया? पहले मैंने बताया कि जो होगा स्पीसीज और जीनस से बनता है, और जीनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, और लिखने के बाद आप अंडरलाइन कीजिए, इधर इलेक्ट्रिकल बेसिस पर लिखिए। ठीक है, तो ये 3 रूल हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको लिख लीजिए। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे अब एक चीज और समझिए कि जो जीनस है, है ना, ये जीनस को अलग अलग नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग जेनेरा भी कहते हैं, है ना, जेनेरा भी कहते हैं। ठीक है, और स्पीसीज जो है, स्पीसीज को हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। तो अगर आ जाए तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है, जो है नॉमेनक्लेचर पे ही हम लोग की सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें साइंटिफिक और वर्निकुलर नॉमेनक्लेचर में नेमिंग को समझा। अब देखेंगे कि एक्चुअली में ये नाम देने का काम किसका है। भाई कोई भी मुंह उठाया नाम तो नहीं दे दिया ना, हम नाम दे दें कि पूरे विश्व में लागू हो जाए, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं जो उनका काम ही है कि हम इनका नाम देंगे, है ना। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से संस्थाएं हैं जो उसके अंडर में आती हैं और उसको नेमिंग करती हैं। ठीक है, तो अलग अलग संस्थाओं के बारे में पढ़ना है, तो हेडिंग डालिए कोड्स ऑफ या कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो लिखेंगे कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। कोड्स ऑफ नॉमेनक्लेचर का मतलब है कैसे कैसे कोड है। पहला आते हैं जिसमें आता है ICBM। ठीक है, ये क्या है? इसका नाम है इंटरनेशनल कोड्स ऑफ
बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, नाम से ही पता चल रहा है बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इट मीन्स बॉटनी से जुड़ा हुआ है, जितने भी प्लांट है ना उनके नेमिंग करना इसका नाम है, इसका काम है, ICBN का काम है, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी ऑल प्लांट्स, है ना, इसमें ऑल प्लांट्स आते हैं विच इंक्लूड देयर अलगी, है ना, ब्रायोफाइट, चाहे टेरिडोफाइटा होगा, है ना, चाहे जिम्नोस्पर्म, इधर एंजियोस्पर्म, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात होती है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, जो प्लांट जैसे दिखते हो उनका भी काम हम लोग को समझना होगा, जैसे डायटम्स, है ना, डायनोफिलेट्स, है ना, यूग्लिना, मतलब इनके पास भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं जो प्लांट जैसे काम करते हैं, जैसे आमतौर पर ग्रीन पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, तो ग्रीन पिगमेंट्स तो एक स्पेशल कैरेक्टर है जो प्लांट के पास ही पाया जाता है, पर इधर अगर वो एनिमल्स कुछ ऐसे सेक्शंस में पाए जा रहे हैं जो प्लांट जैसा बिहेव कर रहे हैं, प्लांट जैसे कैरेक्टर रखते हैं, तो उनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है दैट कि ICBN इनको भी नेमिंग देने का भी काम कर लेता है। तो ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इसी तरह दूसरी संस्था थी जिसका नाम है ना, इस दूसरी संस्था का नाम है ICZN। ठीक है, ICZN का मतलब क्या है समझिए, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आपको पता चल गया होगा, जूलॉजिकल मतलब एनिमल को कनेक्ट करना है, तो ऑल एनिमल्स, है ना, चाहे वो कैसे हो, चाहे वो वर्टिब्रेट एनिमल्स हो, वर्टिब्रेट हो, इधर इनवर्टिब्रेट हो, इन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में ये काम करता है। जैसे कुछ ये भी लिख लीजिए, और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी नाम देने का काम करता है, और एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, है ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, etc। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म भी एनिमल्स की कैटेगरी में कुछ कैरेक्टर रखते हैं, तो उनका भी नाम देने का काम इसी का काम होता है, ICZN का काम होता है, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये तो दो संस्था थी जो मेन संस्था है, अभी और से संस्थाएं हैं जो इसका नाम देने का काम करती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और आता है जिसका काम है तीसरा, ICBN लिखा है ना, इसको उल्टा कर दीजिए, आप क्या करेंगे, NB कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, है ना, नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोर्स, है ना। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, साइनोबैक्टीरिया वगैरह भी लिख सकते हो जिसमें आता है, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में बताने वाले संस्था को बोलते हैं ICNB कहते हैं। ठीक है, दो और बचा है, इसको भी लिख देंगे। होप आपने इस सारी चीज़ों को लिख लिया होगा, मैं इरेज कर दूं, ठीक है।
ठीक है, चौथा देखेंगे जिसका नाम है ICVCN। ठीक है, ये क्या है? इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्स ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ठीक है, तो वायरस के बारे में बताने वालों को नाम है ICVCN। ठीक है, अब हम लोग को एक लास्ट संस्था देखनी है जिसका नाम है ICNCP। क्या नाम है? पांचवा, जिसे कहते हैं ICNCP, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट। अब समझने वाली बात है कि कल्टीवेटेड यहाँ नाम आ गया। देखिए, जो ICBN था जिसका नाम था इंटरनेशनल कोर्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो बोटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या करता है? बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और कुछ नहीं बल्कि केवल जितनी भी ऑर्गेनिज्म है ना, ऑल ओवर जितने भी प्लांट के ऑर्गेनिज्म है उन सबको नाम देने का काम करेगा बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, जैसे आपने गोभी, बैगन, मिर्चा, टमाटर, आलू, धनिया, गेहूँ, चावल, जितनी भी चीज़ें हैं आप खाने के लिए जितने भी उगाते हो, कल्टीवेट करते हो, है ना, फार्मिंग करते हो, इनका नाम देने का स्पेसिफिक नाम है। जैसे कि आप किसी भी जंगल वाले प्लांट्स का नाम नहीं देगा, ये किसका नाम नहीं देगा? जंगल वाले प्लांट्स। जैसे जंगली जो प्लांट्स हैं उनका नाम देने का काम नहीं करेगा, ये उन ऑर्गेनिज्म का नाम देने का काम करेगा जो आप घर में खेतों में उगाते हो खाने पीने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। तो कल्टीवेटेड प्लांट का नाम देने का काम है ICNCP का, यानी इंटरनेशनल कोर्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या करेगा? जंगल के प्लांट्स और भी ऑर्गेनिज्म सबका नाम देने का काम कर देगा। पर ये क्या करेगा? स्पेसिफिक नाम देगा जो आप उगाते हो अपनी सुविधा के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा इसको, मैं इरेज कर दूं। ठीक, ठीक है, अब हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब कि आपको उन टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो क्लासिफिकेशन के अंडर में आती है। किस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी बेसिस पर रखा गया है ना, उनके कैरेक्टर के बेसिस पर कैसे बांटा गया है उसके बारे में पढ़ना है, यानी क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं एक तरीके से। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को पढ़ना पड़ेगा। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हेडिंग डालिए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसका सही बस स्पेसिफिक नाम बता दें, जैसे KPCOFGS, दैट इज किंगडम, फाइलम, या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ये मैंने ऐसा एरो लगाया है, मतलब आपको बॉटम से टॉप जाना है। ठीक है, ठीक है, बॉटम से टॉप जाना है, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो अब सवाल है कि इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, पर इससे पहले आपको समझना ये होगा कि एक्चुअली में जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो क्या बताता है। तो ये बताता है
इट इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना। किसको कैसे क्लासिफाई करना है ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बताता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम एक कैसे सिस्टम है, एक स्टेप वाइज सिस्टम है ना। क्लासिफिकेशन is the stepwise process including या involving many step, है ना। तो अब क्या है, स्टेप वाइज प्रोसेस है, मतलब एक एक स्टेप बेसिस पर। आप एक ने चुटकी बजाया और एक स्टेप पे हो गया सारी चीज़ें, नहीं ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया ये ऑर्गेनिज्म कैसे रख दो, नहीं, अलग अलग रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे, सारे चीज़ों का एक एलोबरेट फॉर्म होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, है ना। जैसे मैं कहूँ कि शेर है ना, तो शेर जैसा दिखने वाला एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो, यानी वो अकेला शेर ही हो, है ना, शेर हो, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है और कोई मिलावटी नहीं है, तो वो स्पीसीज में रहेगा। तो शेर जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को हम एक साथ में ले लेते हैं, जैसे मैंने टाइगर को भी ले लिया, चीता को भी ले लिया, तो वो एक दूसरे से उतना सेम नहीं दिख रहे हैं, पर उनके कुछ कैरेक्टर सेम है, सिमिलर है ना, तो उसको जीनस बोलते हैं। और भी चीज़ें हमने उसको मिक्स कर लिया, कैट भी वैसे दिखती है तो फैमिली बोल दिया, फेलिडी फैमिली हो गई, है ना। तो एक तरीके से हमने क्या किया है कि जैसे जैसे कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डाइवर्स होते जा रहे हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर रहेगा तो स्पीसीज का रहेगा, कैरेक्टर डाइवर्स होते जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की, या एक स्टेप प्रोसेस हो जाएगा, बढ़ता चल जाएगा कि इसको मिलने वाले को एक साथ कहते हैं, इनको अलग कहते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब चीज़ें एक समझने वाली क्या है, समझिए यहाँ पर एक दिख रहे हैं फाइलम और डिवीज़न दिख रहा है, तो देखना कि जो फाइलम है वो केवल एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, और जो डिवीज़न है वो इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के लिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको और समझना है, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक क्या कहलाती हैं, एक रैंक कहलाती हैं, कैटेगरी कहलाती हैं, एक तरीके से टैक्सॉन कहलाती हैं। तो क्लासिफिकेशन, द यूनिट क्लासिफिकेशन इज अ टैक्सॉन, कैटेगरी और रैंक, है ना। द क्लासिफिकेशन, ऐसे लिखेंगे, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कैटेगरी, है ना, टैक्सॉन, इधर रैंक, है ना। तो अलग अलग ये क्या कहलाते हैं, टैक्सॉन कहलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नोट डालकर कि टैक्सॉन इज नथिंग बट is a unit of classification, is unit of classification, ठीक है। तो ये है टैक्सॉन, यानी ये टैक्सॉन है, टैक्सॉन 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 टैक्सॉन। तो स्पेसिफिक जो स्टेप हम चल रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो ये क्या हो रहा है, एक टैक्सॉन के स्टेप को बढ़ाया, पूरे टैक्सॉन की स्टेप को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको समझना होगा कि जो स्पेसिफिक है, जो स्पीसीज है, जो यूनिट पार्ट है, तो इससे भी ये भी एक यूनिट पार्ट हुआ ना टैक्सॉन का। जब आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो ये भी तो एक पूरे टैक्सोनॉमी हायरार्की का क्या है, एक यूनिट पार्ट हो गया, यूनिट वाला हिस्सा हो जाएगा। तो टैक्सोनॉमी का यूनिट वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन स्पीसीज क्या कहलाता है, species is the real basic unit of classification, ठीक है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पीसीज को हम लोग कहते हैं रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सॉन को बोलते हैं इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ओनली, ठीक है। तो एक एक स्टेप क्या है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को बांटता जा रहा है, मेरे को समझना है।
ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इरेज कर दूं। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है, जैसे स्पीसीज था तो स्पीसीज को सब क्राइटेरिया में बांटा गया। तो इंटरमीडिएट, सबका नहीं पढ़ना, सबका होता है पर पढ़ना नहीं है, स्पीसीज के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। इंटरमीडिएट कैटेगरीज कह सकते हैं। तो स्पीसीज का क्या होगा, स्पीसीज को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, इधर सब स्पीसीज एंड वैरायटी। ठीक है, जो सब स्पीसीज है वो एक्चुअली में क्या है, वो एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। जो वैरायटी है वो इस्तेमाल किया जाता है प्लांट के लिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में है। चलिए अब समझना है कुछ नया चीज। क्या समझना है, अब ये समझना है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं या बॉटम से टॉप जाते हैं तो क्या क्या कैरेक्टर्स चेंज होती हैं। जैसे कॉमन या कैरेक्टर होती हैं, है ना, वो क्या चेंजेस हो रही हैं, जनरल कैरेक्टर क्या चेंज हो रही हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ रही है, और साथ ही साथ स्पेसिफिसिटी कितनी बढ़ रही है। तो अगर हम टेक्सोनॉमिकल नॉमिकल हैरार्की को बॉटम से टॉप जाएं, है ना, बॉटम से बॉटम टू टॉप। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हो। तो क्या क्या चीजें चेंजेस होती हैं। स्टेप 1 सिमिलर और कॉमन कैरेक्टर, दूसरा हो जाएगा जनरल कैरेक्टर, तीसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीसीज, और चौथा और अंतिम हो जाएगा दैट इज स्पेसिफिसिटी। ठीक है, आपको समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, टॉप बॉटम से टॉप तरफ जा रहे हैं। देखिए स्पीसीज जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, मतलब वो फिक्स है कि एक ही ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे जा रहे हैं तो जीनस कह रहे हैं, उससे रिलेटेड बेसिस पे जा रहे हैं तो फैमिली कह रहे हैं, है ना। तो एक एक ऑर्डर जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, यही कह सकते हैं कि एक एक टेक्सॉन अपर लेवल में जाते जा रहे हैं, आपके कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं, है ना। तो सिमिलर और कॉमन कैरेक्टर क्या होती है, जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा, है ना। जनरल कैरेक्टर, भाई जनरल कैरेक्टर का मतलब क्या है, एक मिलता जुलता कैरेक्टर। तो जाहिर सी बात है सब में मिलता जुलता कैरेक्टर बढ़ता जाए। भाई जितना आप किंगडम में जाओगे तो किंगडम तो 5 होती हैं, आर.एच. व्हिटेकर के हिसाब से 5 किंगडम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है ना। तो आप जनरल वे से कैरेक्टर लोगे तो वो तो सब में दिखेगा। भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, है ना, कॉन्शियसनेस है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रोडक्शंस है, ग्रोथ है। तो ये तो कॉमन कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर है, भाई सब में दिखेगा ये चीज़ें। तो वो क्या बता रहा है, एक तरीके से वो तो इंक्रीज करती जाएंगी, सब में रहेगी, तो ये होगा एक तरीके से ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पीसीज, अब समझने वाली बात है, जितना आप ब्रॉड करते जाओगे अपने ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप को, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। आप एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो उनके कैरेक्टर को समझना कितना डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और स्पेसिफिसिटी, भाई जाहिर सी बात है, जैसे आप ग्रुप में बढ़ते जा रहे हो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ऐड करते जा रहे हो, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक जब ऑर्गेनिज्म की बात ही नहीं कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कैरेक्टर मिलेगा नहीं। भाई एक ही फैमिली से बिलोंग करते हुए भी टाइगर और लायन
जो है वो कितने अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। इन द सेंस कि आप ये कहो कि टाइगर और लायन जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं रख सकते। आप स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहे थे, स्पेसिफिक कैरेक्टर कहाँ से आएगा। तो जैसे जैसे आप टैक्सॉन के लेवल को क्रॉस करते जाएंगे, लेवल अपर जाते जाएंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, इसका मतलब डिक्रीज होता जाएगा, है ना। तो ये हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को यानी किंगडम, फाइलम, है ना, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को एक जनरल वे से हमने उसके बारे में समझ लिया। अभी पढ़ना बाकी है कि स्पीसीज के बारे में पढ़ना बाकी है, स्पीसीज होती क्या है, उसका एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट हमने टॉपिक को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा टैक्सोनॉमी हायरार्की का एक स्पेसिफिक टैक्सॉन को, जैसे स्पीसीज, जेनस वगैरह एक ही साथ पढ़ के ख़त्म कर देंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, आप देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इनसेंस अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि चलो ठीक है कि और आपने लाइक भी नहीं किया, अगर आप वीडियो पसंद आते तो लाइक किए करना चाहिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ी वो होता है कि चलो ठीक है और बनाएंगे और मेहनत करेंगे, है ना। तो आपको अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत अगर आपने वीडियोस देखा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, नो फीस, है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अपने दोस्त को शेयर कीजिए ताकि वो भी देख सके, है ना। तो अच्छे कंटेंट को अगर आप शेयर करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है, आपके दोस्त के लिए बेनिफिट है, हो सकता है कि इससे सबका भला हो, है ना। हमारा एक मोटो है कि एक्चुअली में उन बच्चों के लिए पढ़ना है। देखिए एक जनरल वे से समझना ज़रूरी है कि जो फीस जो है बहुत ही अनअफोर्डेबल फीसेस कोचिंग में बढ़ती जा रही हैं। तो अगर स्पेसिफिक नॉलेज मिल रहा है, बेस्ट नॉलेज मिल रही है, तो वहाँ से कलेक्ट कीजिए और उन बच्चों को जोड़िए जो कि फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।